दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, और ये आप जानते हैं कि 1993 में एक ऑर्डिनेंस के द्वारा गठित हुआ था। ठीक है, ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश। आपको पता है ना कि अध्यादेश किसको बोलते हैं? आपको मैंने पहले के पूर्व के वीडियो में बताया था कि अध्यादेश क्या होता है। ऐसा है कि अध्यादेश और कानून दोनों एक ही जैसा होता है, दोनों के जो पावर हैं वो सेम हैं। मैं इसका मतलब आप मेरे पूर्व के वीडियो को नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप प्रेसिडेंट के अधिकार और कर्तव्य वाला वीडियो है उसको देखिए आप, या पार्लियामेंट के अधिकार और कर्तव्य प्लेलिस्ट को खोल के देखिए। अध्यादेश मतलब होता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो, ठीक है, तो पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होता है, मतलब सत्र में नहीं होता है, और उस समय में कोई अर्जेंसी आ गई है, तो ऐसा विधान किया गया है कि अध्यादेश, सरकार अध्यादेश ला सकती है। लेकिन वो उस अध्यादेश का प्रभाव कानून के समान ही होगा। ठीक है, कैबिनेट के अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। ठीक है, उसका मान और जो कानून, जो एक्चुअल में कानून है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। सिर्फ एक अंतर होता है, और ये अंतर ये है कि जब पार्लियामेंट का पुनः सेशन होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये हमारे देश में एक अनिवार्य तत्व है कि 6 महीने के अंदर में पार्लियामेंट का एक और दूसरे अधिवेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए सपोज कि पार्लियामेंट का सत्रावसान हो गया, ठीक है, अब उसमें अध्यादेश शुरू हुआ, अध्यादेश 1 महीने के बाद शुरू हुआ, तो गवर्नमेंट जो है ना, या राष्ट्रपति 6 महीने के अंदर में पार्लियामेंट को बुलाने के लिए माने ही इज बाउंड, माने बाध्य है। तो अब अध्यादेश कितने महीने चलेगा? 5 महीने। मान लो 6 महीने, छठा महीना में शुरू करता है वो, तो 5 महीने चलेगा, प्लस 1.5 महीना, 6 सप्ताह, 6 वीक। ये 6 वीक और प्लस 5 महीना कितना हुआ? 6.5 महीना। तो माने 6 सप्ताह, सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर में अध्यादेश को पार्लियामेंट से, माने लोकसभा और राज्यसभा से पास कराना होगा। अगर कानून पास नहीं होता है तो इसका मतलब वो अध्यादेश खत्म हो जाएगा, मतलब उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंस। तो आपको इस तरह का, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, तो आपको इस तरह का जवाब देना है। ठीक है, घुमा घुमा के जवाब नहीं देना है। घुमाने का मतलब है कि योर कंसेप्ट इज नॉट क्लियर। और ये जो क्लास हम जो पढ़ा रहे हैं, किताब में तो सारी चीज़ मिलेंगे आपको, लेकिन यदि अभी मैंने जो क्वेश्चन आपको पुट कर दिया वो किताब में ढूंढ मिलेगा जरूर, लेकिन उसमें 2-4 दिन लग जाएंगे। ठीक है, अभी तुरंत हम बता रहे हैं, तो क्लास का ये बेनिफिट है। अब दोस्तों, 1993 में ये अध्यादेश के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। 1994 में इसको पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया गया। ठीक है, इसके पहले तो 1994 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ, मतलब 93 में गठन हुआ, 94 से वो मतलब उसको कानूनी जामा मैंने पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार तो 1993 से ही काम करना चालू कर दिया। उसी एक्ट में, इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, प्रोटेक्शन ऑफ, ये कानून पास कर दिया गया। और इसके तहत में राष्ट्रीय मानवाधिकार के क्या कर्तव्य होंगे, क्या काम होंगे, उनका गठन कैसे होगा, उसमें कौन कौन मेंबर होंगे, कौन अध्यक्ष होगा, ये सारे चीज़ का उल्लेख इसमें किया गया है। और इसके साथ साथ इसमें स्टेट ह्यूमन राइट्स, जैसे आप जानते होंगे कि 25 राज्यों में स्टेट ह्यूमन राइट्स काम कर रहा है अभी। ठीक है, उसके अलावा हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी ह्यूमन राइट्स गठन करने का विधान इस कानून में है। तो आप क्या देखते हैं, त्रिस्तरीय लेयर बना है ना, नेशनल ह्यूमन राइट्स, स्टेट ह्यूमन राइट्स और डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा ये बताया गया है। अब दोस्तों,
आखिर ह्यूमन राइट्स होता क्या है? व्हाट इज मानवाधिकार? मैंने आपको पूर्व के लेक्चर में बताया था कि 1948 में डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में यूएनओ के द्वारा, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा में 1948 में डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये पास किया गया था। इसमें जो यूएनओ के जो ओरिजिनल जो मेंबर थे 51 मेंबर, 51 देश के सदस्य, उन्होंने सब ने दस्तखत किए थे। भारत भी उस समय इस पर सिग्नेचर किया था। ठीक है, तो हम जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के सिग्नेटरी सदस्य हैं, ओरिजिनल सदस्य हैं। ठीक है, अब ये दोस्तों डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स माने मानवाधिकार के घोषणा जो हिंदी में बोलेंगे 1948, इसको लाने का जरूरत क्या पड़ा? वाई? कारण क्या है? तो पहला कारण यह है कि आपने देखा होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, लाखों करोड़ों लोग मारे गए, लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई, मानवता तार तार हो गई, अनेक प्रकार के अमानुषिक कृत्य किए गए। ठीक है, उससे व्यथित होकर के जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद में मित्र राष्ट्र जो विजित राष्ट्र थे, उन्होंने पहले तो संयुक्त राष्ट्र का गठन किया 1945 में, और उसके बाद 1948 में उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स माने मानवाधिकार का उद्घोषणा पत्र जारी किया। ये मानवाधिकार होता क्या है? हमने पहले के वीडियो में बताया था कि ये कुल जो है उन्होंने 30 प्रकार के मानवाधिकार इसको चिन्हित किया उन्होंने। जैसे किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से उसको नजरबंद नहीं किया जाएगा। ठीक है, परिभाषा उन्होंने ये दिया कि मानवाधिकार वो अधिकार है जो कि मनुष्य के नाते हर व्यक्ति को वो अधिकार मिलता है, माने वो इनएलिनेबल राइट है। इनएलिनेबल इसका मतलब अभिन्न, अभिन्न मनुष्य होने के नाते हर व्यक्ति को अभिन्न अधिकार मिला हुआ है। और वो अभिन्न अधिकार क्या क्या है? पहला कि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति कानून के समान है, हर एक व्यक्ति को कानून का प्रोटेक्शन मिलेगा, किसी व्यक्ति को नस्ल या धर्म या अन्य जो सेक्स या लिंग इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा कि हमारे देश में आर्टिकल 15 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स, देखिए हमारा वीडियो, उसमें हमने लिखा है, तो उस पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्लेवरी को मतलब गुलामी प्रथा को उन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया। ठीक है, हमारे देश में भी आर्टिकल 23 में और 24 में इसकी व्याख्या की गई है। ठीक है, जिसमें कि किसी प्रकार के बेगार प्रथा या बेगार मतलब क्या होता है? व्हाट डज दिस मीन? बेगार बताओ तुम। बेगार मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 में बेगार वर्ड लिखा हुआ है, उसका माने क्या होता है? बेगार वो चीज होता है कि आपने काम करा लिया था, पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेगार। ठीक है, उसको एग्जैक्टली वैसे डिट्टो का डिट्टो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 में लिख दिया गया है। तो ये जो हमारे देश में कभी भी गुलामी प्रथा गुलाम प्रथा नहीं रहा, यह भी हमेशा ध्यान रखने की बात है। हालांकि अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ये स्लेवरी एंटी स्लेवरी एक्ट, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी एक्ट बनाया था हमारे देश में भी, लेकिन जिस तरह से पश्चिमी देश में गुलामी प्रथा रही थी उस तरह से हमारे देश में नहीं रही। हमारे देश में अधिक से अधिक डोमेस्टिक स्लेव्स हुआ करता था। ठीक है, घरेलू काम करने के लिए। तो एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, उसके बाद में किसी व्यक्ति को इलीगल डिटेंशन नहीं किया जाएगा, मतलब गैर कानूनी ढंग से उसको निरोध नहीं किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने में उसको प्रस्तुत करना होगा, जो अपने आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है। ठीक है, यही बात ह्यूमन राइट्स भी कहता है। हर व्यक्ति को अपना प्रोफेशन या पेशा चुनने की आज़ादी है, हर व्यक्ति को घूमने की आज़ादी है, हर व्यक्ति को नेशनलिटी, जैसे हमारी नेशनलिटी क्या है? भारतीयता, हम भारत के लोग हैं। ठीक है, तो उसको नेशनलिटी को चुनने का अधिकार है। इस तरह से उन्होंने कुल 30 प्रकार के
ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकार को चिन्हित किया हुआ, और जो सदस्य राष्ट्र देश हैं वो इस मानवाधिकार को ठीक ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए अधिकृत हैं, मतलब दे आर बाउंड, वो बाध्य हैं। ठीक है, वो ये नहीं कह सकते कि नहीं हम नहीं करेंगे। और आपने देखा होगा कि ह्यूमन राइट्स वॉच बहुत प्रकार की संस्था काम करती है, खास करके एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। ठीक है, तो ये भी हर देश के जो मानवाधिकार का जो स्तर है, उसका जो इंडेक्स है, उसका मूल्यांकन करती है कि किस देश में मानवाधिकार की क्या स्थिति है। इसी तरह से बहुत सारी संस्थाएं हैं यूएनओ के अंदर में, जो विभिन्न देशों में जाकर के देखती है कि वहाँ पर मानवाधिकार की क्या पोजीशन है। अगर उन्हें लगता है कि मानवाधिकार का बहुत ज़्यादा उल्लंघन हो रहा है तो फिर उसके लिए वो सलाह देते हैं, वो अपना लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस, दिशा निर्देश जारी करते हैं कि आप इन सब मामलों में सुधार करिए। ठीक है, तो आपने परिभाषा तो समझ लिया, कोई कंफ्यूजन है? अगर कंफ्यूजन है तो आप मेरा वो वीडियो सुन लीजिए, 1 घंटा 14 मिनट का, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों गठन की बात लेते हैं। गठन क्या है? कंपोजिशन। अब इसमें जो है एक होता है चेयरमैन, ठीक है, अध्यक्ष, और इसके 4 मेंबर होते हैं, 4 मेंबर्स। ठीक है, 4 मेंबर्स। ये अध्यक्ष जो है वो कौन होना चाहिए? नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेयरमैन में, या जो सीनियर मोस्ट जो जजेज होते हैं वो। ठीक है, माने रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इस किताब में तो केवल रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही दिया हुआ है। हाँ, रिटायर्ड भी बन सकते हैं, कार्यरत भी बन सकते हैं, बशर्ते कि उसके लिए परमिशन लेना होगा। अगर प्रेसिडेंट का भी परमिशन चाहिए उसमें, हालांकि प्रेसिडेंट ही नियुक्त करता है, तो चीफ जस्टिस को छोड़कर अन्य अगर किसी को बनाया जाता है, मैंने सीनियर जज को, तो उस स्थिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन करना होगा अगर वो कार्यरत है तो। ठीक है, और उसी तरह से स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में जो अध्यक्ष होता है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या सबसे सीनियर जज जो होता है, या यदि कार्यरत होगा तब तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से सलाह लिया जाएगा, और नहीं अगर कार्यरत रिटायर्ड है तो उसमें सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें और 4 मेंबर कौन कौन होते हैं? रिटायर्ड जज, और इसमें तो एक भी और लिखा है कि एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एक तो हो गया रिटायर्ड जज, और दूसरा और क्या है इसमें जो है वो, एक तो मैंने आपको बताया चेयरमैन के बारे में कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, या अगर सर्विंग सीनियर जज है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, तो चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करना होगा, तभी वो नियुक्त हो सकता है। ठीक है, तीसरी बात, जो इसके जो 2 और मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं? वो या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो, या रिटायर्ड जस्टिसेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो कुल मिला के कितने हो गए? चेयरमैन और 2 मेंबर में 3 हो गए। अब 2 मेंबर जो और हुए वो क्या होते हैं? जिनको की प्रैक्टिकल नॉलेज हो ह्यूमन राइट्स के बारे में, जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, जो समाज सेवा करते रहे हों और जो मानवाधिकार में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हों, ये जो या उस फील्ड का उनको बहुत विस्तृत रूप से ज्ञान हो, तो वो 2 मेंबर जो है वो इसमें ऐड हो जाएंगे। तो 1 हो गया, ये हो गया, तो एक तो मतलब कुल मिलाकर के 1 + 2 जो है वो कौन है? जजेज, सर्विंग या रिटायर्ड जजेज। और 2 मेंबर जो हुए वो कौन हो गए? ऐसे सदस्य जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हों, सोशल सर्विस किए हों, मानवाधिकार के बारे में उनका बहुत ज़्यादा रुचि रहा हो, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हो उस फील्ड में, सोशल सर्विस, तो ऐसे लोगों को 2 मेंबर को इसमें जोड़ा जाता है। तो कुल मिला के कितने हो गए? 5। अब इसके अलावा
एक्स ऑफिसियो। अब आते हैं एक्स ऑफिसियो। एक्स ऑफिसियो मतलब हिंदी में क्या होगा? पदेन। अब दोस्तों पदेन में क्या आएगा? जैसे कि आप देखेंगे चेयरमैन ऑफ एससी कमीशन, ठीक है, शेड्यूल कास्ट कमीशन, जो धारा 338 भारतीय संविधान में उल्लेख है इसका। और इसके बाद में चेयरमैन एसटी कमीशन। अभी 2 कमीशन हो गया है, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी अलग, माना अनुसूचित जाति के लिए पहले एक ही था, अनुसूचित जाति के लिए अलग और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग। और इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग, चेयरमैन जो राष्ट्रीय महिला आयोग हैं, वुमेन्स कमीशन। अब कितने हो गए? नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर मान अल्पसंख्यक आयोग भी बना हुआ है, माइनॉरिटी कमीशन। इसका जो चेयरमैन होगा, तो इसकी कुल मिलाकर के मैंने कितने संख्या बताई? एक तो चेयरमैन अनुसूचित जाति, दूसरा अनुसूचित जनजाति, तीसरा महिला आयोग और चौथा अल्पसंख्यक आयोग। तो कुल मिलाकर के कितने सदस्य अब हो गए? 9 लोग हो गए, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब दोस्तों हम चलते हैं कि इनकी जो नियुक्ति है उसकी क्या प्रक्रिया है। तो एक 6 मेंबर कमेटी होता है। इसमें कौन कौन लोग रहते हैं? पहला प्रधानमंत्री पीएम, दूसरा गृह मंत्री होम मिनिस्टर, ठीक है, तीसरा स्पीकर, उसके बाद में डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और तो कितने लोग हो गए? 4। अब अपोजिशन का जो लीडर होता है लोकसभा में और अपोजिशन का लीडर जो राज्यसभा में होता है, समझ रहे हैं? तो कुल मिलाकर कितने हो गए? हमारे संविधान में कुल मिलाकर 6 सदस्य हुए और इनके द्वारा इन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो सदस्य है, जो अध्यक्ष है, इसका चुनाव किया जाता है। इसी तरह से राज्यों में जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसमें जो मेंबर हैं, ये मेंबर जो है यहाँ पीएम के बदले में वहाँ सीएम हो जाएगा। यहाँ जो होम मिनिस्टर जो केंद्र के हैं वहाँ राज्य के गृह मंत्री हो जाएगा, विधानसभा के स्पीकर हो जाएंगे। और जहाँ पर काउंसिल बने हुए हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे जो विधानमंडल है वहाँ पर 2 सदन की व्यवस्था है, माने काउंसिल भी है, असेंबली भी है। ऐसे हमारे देश में 6 जगह हैं। अभी जम्मू कश्मीर में भी एक काउंसिल था, तो अब वो काउंसिल कार्यरत होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं मालूम है अभी, ठीक है। तो जहाँ पर काउंसिल है वहाँ के जो चेयरमैन है, ठीक है, और जो स्पीकर है वो उसके सदस्य होंगे। इसके अलावा राज्य विधानमंडल में, खास करके असेंबली में, विधानसभा में जो अपोजिशन का लीडर है और काउंसिल में जो अपोजिशन का लीडर है उसके सदस्य होंगे, समझ रहे हैं आप। और जहाँ पर काउंसिल नहीं है वहाँ पर वो उसके सदस्य नहीं होंगे। तो जहाँ पर अभी 6 सदस्य वहाँ 5 ही रह जाएंगे या 4 रह जाएंगे, ठीक है। माने मैं एक साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि समय की बचत हो जाए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? ये जो अपोजिशन आपको दिमाग में आना चाहिए कि आप देखेंगे अपोजिशन लीडर को क्यों रखा है इसमें। ये इसीलिए रखा गया है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, पारदर्शिता रहे। अमूमन क्या देखते हैं कि जो कार्यपालिका होता है, जो सत्ता में होता है, प्रधानमंत्री या उनके कैबिनेट के मिनिस्टर, अधिकांश तो नियुक्ति उन्हीं के द्वारा की जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं कि अपोजिशन का जो लीडर है वो भी उसका मेंबर है और उसका सहमति लेना जरूरी है, ठीक है। तो ये पारदर्शिता लाने के लिए किया गया ताकि जो इसके चेयरमैन हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के और उसके जो सदस्य हैं वो सत्ता पार्टी के ही सदस्य नहीं हो या उनसे जो स्वामी भक्ति रखता हो उसी की नियुक्ति ना हो, ठीक है।
अब दोस्तों इनको कैसे हटाया जा सकता है, आपको मैं इस हटाने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो क्या है, इसको हिंदी में लिखेंगे वैधानिक संस्था है। ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक या राज्य मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ये क्या है, एक वैधानिक संस्था है। क्यों है वैधानिक संस्था, क्योंकि इसे हमने आपको ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट बोला था, उसके तहत में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा कानून बना करके इसका गठन किया गया था। और संवैधानिक पद जो होता है वो क्या होता है, जिसका कि उल्लेख संविधान में ही है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महालेखा परीक्षक, ठीक है, वो क्या है, वो एक संवैधानिक पद है। क्यों, संविधान में उसका उल्लेख पहले से किया गया है। जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन, ये भारत निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख कहाँ पर है, संविधान में। ये सारे पद जो हैं वो संवैधानिक पद हैं। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो संवैधानिक पद नहीं है, वो एक वैधानिक पद है, माने स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, क्लियर। अब दोस्तों इनको हटाया कैसे जा सकता है, इनके हटाने का जो मान लो अध्यक्ष हैं या इनके सदस्य हैं, तो इनके हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो शॉर्ट में प्रक्रिया ये है कि वो अगर मान लो इंसॉल्वेंट हो गए, इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है, दिवालिया हो गए, या मानसिक रूप से कमजोर हो गए, ठीक है, या ये पता लगा कि ये सदस्य या अध्यक्ष के साथ साथ दूसरा भी काम कर रहे हैं, या इनके खिलाफ में भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हैं, ये सारे पॉइंट जो है वो ये इनको अयोग्य बनाता है। ठीक है, या किसी भी प्रकरण में इन्हें सजा मिल गई है, जो पहले से केस चल रहे थे, या मेंबर बनने के बाद में इन पर केस दर्ज हो गया, उसमें सजा मिल गई। ये जो इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है, 70 साल के लिए। ये ध्यान रखने की बात है, ये पीटी में क्वेश्चन पूछ सकता है। या 5 साल के लिए, जो भी पहले हो। 70 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कितना साल रहता है, 65 साल, ये ध्यान में रखने वाली है। हाई कोर्ट के जजेस का कितना रहता है, 62 साल। राष्ट्रपति को की अर्हता क्या है उम्र के मामले में, 35 साल, यह आपको याद रखना होगा। वाइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति का अर्हता कितना है, 35 साल। ठीक है, एक एमपी बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, 25 साल। एक विधायक बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, 25 साल। एक नगर पालिका के अध्यक्ष बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए हैं, 21 साल। ये ध्यान रखने वाली बात है। या जिला पंचायत के अध्यक्ष बनने के लिए कितना चाहिए, 21 साल। क्यों कि उसकी अर्हता इतनी है। अगर मान लो मेंबर बनेगा तभी तो जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। तो अगर कोई व्यक्ति 21 साल का है तो वो जिला पंचायत का अध्यक्ष बन सकता है, अकॉर्डिंग टू द 73rd एंड 74th जो संशोधन विधेयक जो है संविधान में, उसके तहत में। तो इसमें क्या है, 70 साल या 5 साल, जो भी पहले हो। अब मान लो कोई व्यक्ति 62 साल की अवस्था में इसका मेंबर बनता है, तो कितने, एक सेकंड, तो कितने साल में रिटायर हो जाएगा, 67 साल में। भले ही उसका हाई जो मैक्सिमम एज है वो 70 साल है, लेकिन ये 5 साल में 67 साल पूरा करेगा, रिटायर हो जाएगा। इसके बाद में एक उपबंध और है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्य रिटायर होने के बाद में भारत के अंदर में किसी भी पद पर वो एम्प्लॉयमेंट या रोजगार नहीं मिल सकता उनको। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब बताएं क्वेश्चन क्या आपका, इसको हम चेक कर लेंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अगर आपके पास में कोई जानकारी है तो आप ग्रुप में हमको ज़रा भेज दीजिएगा, और मैं भी आज शाम को देखूंगा। अभी तक जो हमारे पास में जो मटेरियल है उसके हिसाब तो यही है। अच्छा, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर जो उसमें है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए,
प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी मतलब समझते हैं आप, शारीरिक अक्षमता, और प्रूव्ड मिसबिहेवियर मतलब ऐसा जो आचरण है जो विरुद्ध है, विरुद्ध आचरण, इसको हिंदी क्या बोलेंगे, विरुद्ध आचरण। ठीक है। अब दोस्तों इसका निराकरण कैसे होगा? अगर कोई मान लीजिए आरोप लगते हैं इनके अध्यक्ष या मेंबर पर, तो उसकी पहले सुप्रीम कोर्ट से जांच कराई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से जांच कराई जाएगी। ठीक है। जांच कराने के बाद में अगर सत्य पाया जाएगा तो उसके बाद में प्रेसिडेंट के द्वारा इनको हटा दिया जाएगा। अब यहां पर डिफरेंसेस क्या आ गए? दूसरे जजेस उसको जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत सारे जजेस हैं ना, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको मुकर्रर करेगा वो उसके इंक्वायरी ऑफिसर बन जाएगा और वो जांच करेगा। अमूमन जो जांच जो होता है ना, ऐसे बड़े पदाधिकारियों को एक जज के द्वारा, ये एक अधिकारी के द्वारा नहीं होता है, उसमें 2-3 लोगों की कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, ताकि उसमें पारदर्शिता बनी रहे और उसमें ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे, क्योंकि एक व्यक्ति का हो सकता है कि उसके अपने विचार होंगे, और जब 3 सदस्यीय या 5 सदस्यीय दल का गठन होता है तो वहां पर फिर बहुमत से फैसले लिए जाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एक सदस्य कभी नहीं होगा। जैसे संविधान संशोधन के जैसे कि आपने देखा होगा, जो महाभियोग जो लाया जाता है जजेस के खिलाफ में, तो उसमें क्या होता है, पहले जजेज इंक्वायरी कमेटी का गठन किया जाता है 1968 के एक्ट के प्रावधान के तहत, मैंने बताया था आपको। वहां पर जब तथ्य का पता चलता है कि हाँ ये जो आरोप हैं वो सही हैं, तो उसके बाद फिर महाभियोग की शुरुआत की जाती है। लोकसभा में भी की जा सकती है और राज्यसभा में भी की जा सकती है। ठीक है, वो मैं आपको पूरा डिटेल में बता दिया हूं। अब यहां पर क्या, यहां पर एक डिफरेंसेज है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाने के लिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए या हाईकोर्ट के जजेस को हटाने के लिए जो दुरूह प्रक्रिया अपनाई गई है, उतनी दुरूह प्रक्रिया या कठिन प्रक्रिया यहां पर नहीं अपनाई गई है। यहां पर प्रक्रिया क्या है कि अगर आपके खिलाफ में आरोप लगे हैं तो उसके आरोप की जांच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ना, जजों के एक पैनल नियुक्त करेगा जो इनकी इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करने के बाद में अगर तथ्य सामने आए और बात आरोप सही पाए गए, उसके बाद में वो इंक्वायरी कमेटी प्रेसिडेंट को उसकी रिपोर्ट भेजेगा और प्रेसिडेंट जो है वो तत्काल जो है ना उनको पद से हटा देगा। तो यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा का जो महाभियोग वाला जो रास्ता है, जो अभी मैंने बताया, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है इम्पीचमेंट प्रोसीजर, वो यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया है। ठीक है, समझ गए आप? मतलब आसान किए गए हैं। अब दोस्तों तीसरा काम क्या है? थर्ड में हम चलेंगे कार्य। पूरे देश में मानवाधिकार की क्या स्थिति है उसके बारे में मूल्यांकन, समय समय पर मूल्यांकन करते रहना। अगर कहीं पर कोई घटना घटित होती है जो मानवाधिकार से संबंधित है तो वहां अपना जांच दल भेजना। ठीक है, और जांच दल के द्वारा उसका पूरा रिपोर्ट लेना और संबंधित राज्य शासन को या केंद्र सरकार को जांच रिपोर्ट भेजना। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का ये भी रहता है कि वो एक, अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पर पुलिस के द्वारा या पब्लिक सर्वेंट के द्वारा या किसी शासकीय अधिकारी के द्वारा ज्यादती की गई है, तो उस स्थिति में वहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा जो पीड़ित पक्ष है उसके लिए कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति के लिए सिफारिश करना। ठीक है, जेलों में जाकर के निरीक्षण करना, क्या उसकी स्थिति क्या है। अभी आपने देखा होगा कि जहाँ पर कि 100-150 लोगों को रखने की व्यवस्था है, वहाँ पर 1000 लोग कैदी रह रहे हैं। तो वो भी समय समय पर वो जेलों के निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर मूलभूत सुविधा है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो उसके बारे में सरकार को आगाह करते हैं, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे मामले में फेक इनकाउंटर होते हैं पुलिस के द्वारा।
तो वहाँ भी अपने रिपोर्ट वो अपने इंक्वायरी कमेटी को भेजते हैं, वहाँ से रिपोर्ट मंगाते हैं। अगर उन्हें लगता है कि बहुत सारे जो इनकाउंटर पुलिस के द्वारा की गई है वो फेक है, फर्जी है, तो ऐसी स्थिति में वो संबंधित राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और पीड़ित पक्ष जो है उसको मुआवजा देने के लिए सिफारिश करती है। इसके अतिरिक्त संबंधित जो अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, उसको दंडित करने के लिए भी सिफारिश करती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इनके द्वारा कवर किए जाते हैं। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट काम है कि देश में मानवाधिकार के प्रति लोगों को सजग करना, उनमें अवेयरनेस लाना, और इसके लिए आप देखेंगे कि विभिन्न राज्यों में इनके द्वारा सिम्पोजियम, सेमिनार की व्यवस्था की जाती है। जैसे कि 1997-98 में मैं रायपुर में था, तो इस एक सेमिनार का मैं भी हिस्सा था, मानवाधिकार आयोग का। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आप ये समझ गए कार्य के बारे में। ठीक है, अब हम चलते हैं, लास्ट जो हमारा जो पॉइंट है वो है मूल्यांकन। मूल्यांकन का अंग्रेजी क्या होगा? इवैल्यूएशन। इस बीच में आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोटेक्टिंग हाउस महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए या अनाथालय आपने देखा होगा देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत हैं, वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं हैं या नहीं हैं, ठीक है, उसका भी मूल्यांकन करना। इसके अलावा हमने क्या देखा कि देश में अभी भी बहुत जगह बंधुआ मजदूर, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं बॉन्डेड लेबर, ठीक है, इसके बारे में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया हुआ है और बहुत सारे बॉन्डेड लेबर को, बंधुआ मजदूर को इनके रिकमेंडेशन पर या सिफारिश पर मुक्त कराए जाए, संबंधित सरकार द्वारा मुक्त कराए गए हैं। ठीक है, बहुत जगह आपने देखा होगा पागल खाना, जैसे आगरा में पागल खाना है, रांची के पास में कांके, वहाँ पागल खाना, वहाँ सबसे ज़्यादा दुर्दशा है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार ने या ग्वालियर में वहाँ पर अपने कार्यदल को भेज करके वहाँ पता लगाया कि वहाँ पर मूलभूत सुविधा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसके लिए उन्होंने पूरा रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि ये सब दुरुस्त किया, ये सब व्यवस्था दुरुस्त की जाए ताकि लोग स्वस्थ हो सकें, मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकें। अब वहाँ क्या हो रहा है कि गए हैं ठीक होने के लिए और ज़्यादा उनकी तबीयत खराब हो रही है। तो ये भी काम जो है ना उनके द्वारा बहुत जोर शोर से चलाए गए। उसी तरह से चाइल्ड लेबर, हालांकि देश में चाइल्ड लेबर जो है बाल श्रमिक जिसको हिंदी में बोलेंगे, ये बहुत ज़्यादा पहले चल रहा था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे इसकी जब फ्रीक्वेंसी है बहुत कम हो गया है। गांव देहातों में या रूरल या ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी चल रहा है, लेकिन शहरों में अब लोग डर के मारे जो है अब या फैक्ट्री में या कारखानों में ये जो बाल श्रमिक है उसको नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान है इसको कम करने में। ठीक है, अभी वृंदावन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो विधवा महिलाएं हैं, विडो, आपको हजारों की तादाद में मिल जाएंगे, और खास करके बंगाल के जो भद्रलोक जो अपने कहते हैं, वहाँ की महिलाएं यहाँ वृंदावन में अपना बाकी समय काटने के लिए वृंदावन में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तादाद में हैं और वो बहुत, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है। तो वहाँ पर भी राष्ट्रीय मानवाधिकार ने बहुत ज़बरदस्त काम किया और उनके जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको दिलाने में उन्होंने पूरा प्रयास किया है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी तरह से जो महिलाएं जैसे एनीमिया की शिकार हो जाती हैं, आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में करीब 30 to 40% जो महिलाएं हैं वो खून की कमी से परेशान हैं। अब इसीलिए सरकार को मानवाधिकार आयोग ने बार बार ये कहा कि आप न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाएं, पौष्टिक आहार। देखेंगे कि अभी महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उसके लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। हमने आपको इंडियन इकोनॉमी क्लास में बताया भी था। तो वो सब क्यों हुआ है? ये राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है उन्होंने अपने स्पेशल रिपोर्ट भेजे हैं कि किस तरह से हमारे देश में जो है, जो लड़कियों का, महिलाओं की जो स्थिति है वो एनीमिया से सफ़र कर, खून की कमी से सफ़र कर रही हैं,
और इसके कारण से बच्चों का विकास स्टंटेड हो रहा है, माने उनका विकास रुक रहा है। तो इस तरह से हमने देखा, जैसे अभी आपको हमने जेल के बारे में बताया ही था, बहुत सारे जो फेक इनकाउंटर हुए पुलिस के द्वारा, वहाँ भी उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दंडित करने के लिए लिखा, जो पीड़ित पक्ष थे उनको कंपनसेशन देने के लिए लिखा। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारे देश में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो पहले के वीडियो में मैंने बताया था। अब ये जो आपराधिक न्याय प्रणाली इसको बोलते हैं हिंदी में, इसके 4 भाग क्या क्या हैं? पहला है पुलिस, दूसरा है कोर्ट, तीसरा है प्रोसिक्यूशन और चौथा है जेल। ठीक है, तो ये चारों विंग जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का निर्माण करते हैं और इस पर पूरी निगाह जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का होता है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि फेक इनकाउंटर के जो मामले हैं अब बहुत कम हो गए हैं। जिस तरह से पुलिस कारागाह में या हवालात में जो टॉर्चर करती थी, परेशान करती थी, हालांकि अभी भी हो रहा है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गई है। अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार के सलाह पर ही आपने देखा होगा कि हवालात में अब जो है पूरा जो है ना वो कैमरा, क्या बोलते हैं उसको, सीसीटीवी लगा दिए गए हैं, ताकि मतलब जो है उनके साथ में किसी प्रकार का अमानुषिक अत्याचार ना हो, लगा दिया गया। ठीक है, हमने देखा कि हवालात में जो है वो साफ सुथरा हो, उनमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हो जिससे कि कैदी फांसी लगा लें, तो उसके लिए भी व्यवस्था पूरे जो पुलिस विभाग में की गई है। तो इसमें मानवाधिकार आयोग का भी बहुत ज़बरदस्त योगदान है। ठीक है, और इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है कि मानवाधिकार आयोग ने यह भी देखा कि भारत सरकार किस किस, जैसे कि अभी मैंने बताया था डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसी तरह से भारत सरकार ने बहुत सारे ट्रीटी किया हुआ है, कॉवेनेंट समझौते पर दस्तखत किया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर। ठीक है, तो उसका सही ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको भी देखना उसका काम है। ठीक है, अब दोस्तों ये तो पॉजिटिव साइड हो गया। मूल्यांकन में दोनों बातें आती हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो निगेटिव क्या बातें हैं? पहला, ये केवल जो है ना एक सिफारिशी संस्था है। फर्स्ट इज नंबर 1 रिकमेंडरी। ठीक है, सिफारिशी। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये जो है ये टूथलेस टाइगर है, बिना दांत के बाघ। अब ये तो बहुत ज़्यादा जाति हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग जो आलोचक हैं वो कह रहे हैं कि ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है या राज्य के मानवाधिकार हैं, दोनों के काम तो एक ही जैसा है। तो ये जो है वो एक सिफारिशी संस्था है। ये कोई इनका जो कोई भी सलाह जो है वो जरूरी नहीं कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार इनकी सलाह को मानेगा या नहीं मानेगा। ठीक है, अगर किसी अधिकारी को दंडित करने के लिए उन्होंने कहा तो कोई जरूरी नहीं है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार उस अधिकारी को दंडित करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो एक तो हो गया सिफारिशी संस्था। दूसरा आलोचकों का मत है कि इसमें जो है वो जजों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी सदस्य तो उसके पदेन सदस्य हैं, लेकिन अभी जो राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो हमने 5 सदस्य बताया, उसमें हम क्या देखते हैं कि संस्था पूरी तरह से जुडिशरी की तरफ झुकी हुई है, माने बहुमत उनका है। ठीक है, अब एक्स ऑफिशियो सदस्य का मतलब क्या होता है? आपको मालूम होना चाहिए कि उनको वोटिंग का कोई राइट नहीं होता है। ठीक है, पदेन सदस्य को वोटिंग का कहीं भी हो, एक्स ऑफिशियो अगर हम हैं, मान लो पद के, अगर चूंकि अब मैं इस पद पर हूं इसीलिए मैं यहां हूं। जैसे मैं यहां जब मैं एसएसपी इंदौर था तो मैं यहां के जेलों का भी मेंबर था, जेल की जो कमेटी थी उसका भी मेंबर था, और जो मॉनिटरिंग कमेटी था डिस्ट्रिक्ट जज के पास में उसका भी मेंबर था, और जो कलेक्टर के द्वारा जो सालाना जो दारू की नीलामी की जाती थी उसमें 3 लोग रहते थे, उसमें मैं भी था। तो ये क्या हुआ? दिस इज जस्ट ए एक्स ऑफिशियो पद। ठीक है, कि अगर मैं हट जाऊंगा तो वो जो रहेगा, जो भी एसएसपी आ जाएगा, एसपी आएगा, वो उसका सदस्य हो जाएगा। ठीक है, वो कोई नामजद नहीं होता, वो पद नाम से होता है। ठीक है,
तो दिस इज कॉल्ड एक्स ऑफिशियो। जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? चेयरमैन के लिए चुनाव राज्यसभा ने नहीं किया है, ठीक है, जिस तरह से स्पीकर का चुनाव लोकसभा ने किया है। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने मिलकर किया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो पहला तो मैंने क्या कहा कि एक सिफारिशी संस्था है। दूसरा जो है इसमें क्या देखा कि जजों के तरफ अधिक झुकाव है, और कुछ लोगों का यह मानना है कि बहुत जो रिटायर्ड जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं या और जो सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, उनका जो रिटायरमेंट बेनिफिट है वो यहाँ पर आकर के उनको मिलता है, ठीक है। तो 70 साल तक, 65 साल में तो रिटायर हो जाते हैं, तो आगामी 5 साल तक वो इसके मेंबर रह सकते हैं, ठीक है। और क्या काम है इसमें? 2 पॉइंट और जोड़ लीजिए। पहला जो है कि जो भी कंप्लेंट होगा उसकी मियाद 1 साल रहेगा, 1 ईयर, जो अभी अभिषेक कह रहे थे। 1 मंथ, 1 साल के अंदर मान लो कोई घटना हुई, मान लो इंदौर में रामलाल की हत्या हुई, ठीक है, कुछ लोगों ने मिलकर के हत्या कर दिया, कंप्लेंट लोगों ने ह्यूमन राइट्स कमीशन में किया, नेशनल ह्यूमन राइट्स में, ठीक है। तो वो जो कंप्लेंट आपने किया, जिस दिन घटना हुई उसके साल भर के अंदर में करना होगा। अगर साल भर के बाद आप करते हैं, मान लो घटना 2019 में हुई, अभी आप 21 में कर रहे हैं, तो वो सुनने का उसको अधिकार नहीं है। दूसरा एक माइनस पॉइंट और क्या है, आर्म फोर्सेस। अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस अहमदी, उनका भी एक सुझाव था कि जो आर्म फोर्सेस को इस नेशनल ह्यूमन राइट्स के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है, ठीक है। अब आर्म फोर्स में भी क्लियर नहीं है क्या है इसमें एक्चुअली में होना चाहिए, जैसे एयर, नेवी और आर्मी, ठीक है, ये 3 विंग हैं सेना के। लेकिन आर्म फोर्स में अभी क्या हो रहा है कि पैरामिलिट्री फोर्स, अब पैरामिलिट्री फोर्स में दोस्तों क्या क्या आता है, जैसे सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, आसाम राइफल है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, ठीक है। इस तरह से 10-12 जो है वो संस्था हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस का, तो इस पर भी जो है उनका ये बाहर हैं। तो बहुत सारे जो आलोचक हैं कि उनका कहना है कि इसको तो आप बाहर रखिए, लेकिन इसको बाहर मत रखिए, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स एक्चुअल में क्या है, पुलिस को सप्लीमेंट करने का काम करती है। जैसे अभी बस्तर में आप क्या देख रहे हैं, सीआरपीएफ की बहुत सारी बटालियन वहाँ लगी हुई है, और दे आर डूइंग वर्चुअली द पुलिसिंग ड्यूटी देयर, ठीक है। तो दे कैन नॉट गेट एग्जम्पशन लाइक आर्मी, क्योंकि आर्मी की तरह तो काम कर नहीं रही है, वो तो पुलिस की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो ये इसका एक दूसरा एक और इसका जो माइनस पॉइंट है वो क्या है कि कमीशन को कंपनसेशन देने का उनको पावर नहीं है, ठीक है। वो कंपनसेशन के लिए लिख सकता है, क्षतिपूर्ति के लिख सकता है, और राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसकी बात मानेगा नहीं मानेगा वो उस पर निर्भर करता है, ठीक है। एक और माइनस पॉइंट क्या है, कमीशन के पास में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का बहुत बड़ा अभाव है। आप जानते होंगे कि कमीशन जो है एक सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट की तरह इसको पावर है। सिविल कोर्ट को क्या पावर होता है कि आपको वहां पर कोर्ट, जैसे कोर्ट आपको समन्स देगा, आपको जाना पड़ेगा, नहीं अगर आप जाएंगे तो आपके खिलाफ में मुकदमा कायम हो जाएगा। उसी तरह से राज्य स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को सिविल कोर्ट का अधिकार है, ठीक है। लेकिन जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण। मान लो कोई फेक इनकाउंटर, सपोज कथित कोई फेक इनकाउंटर हुआ हैदराबाद में, अब अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वहां पर अपने कार्यदल को भेजती है तो उसके पास भी बहुत जबरदस्त एक इन्वेस्टिगेशन मतलब अन्वेषण का कार्यदल होना चाहिए, जैसे सीबीआई के पास है, जैसे स्टेट पुलिस के पास है। तो वो चीज़ क्या है कि इनके पास में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की जो है, क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग अन्वेषण अधिकारी हिंदी में बोलेंगे, इसका अभाव है। और आप जानते हैं कि अन्वेषण जो होता है वो एक टीम वर्क होता है, कोई एक अकेला अधिकारी अन्वेषण का काम नहीं करता,
उसके साथ में बहुत सारी बहुत भारी भरकम टीम होता है, जैसे सीबीआई के पास में, जैसे स्टेट पुलिस के पास में। लेकिन मानवाधिकार आयोग के पास में इसका बहुत कम, बहुत अभाव है उनके पास में, लेकिन छोटा मोटा। तो अब इसके कारण से क्या होता है कि इनको स्टेट एजेंसी पर या केंद्रीय एजेंसी पर निर्भर होना पड़ता है, ठीक है। इसके कारण से इनकी शक्ति कमजोर हो जाती है, समझ रहे हैं आप। क्योंकि जो दूसरे जो एजेंसी है जिसको ये बोरो करते हैं, वो तो जरूरी नहीं कि इनके हिसाब से काम करेगा, क्योंकि उनके अपने निहितार्थ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये इसका माइनस पॉइंट है। अब ये सारे दोस्तों मैंने आपको माइनस पॉइंट आपको बताया, लेकिन लास्ट में आप चूंकि परीक्षा दे रहे हैं तो आप जरूर ये बोलेंगे, लास्ट में पॉजिटिव को लेंगे कि जब से राष्ट्रीय मानवाधिकार, ये सब तो दोनों पॉइंट आपने लिख दिया, उसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे कि जब से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हिंदुस्तान में हुआ है, तब से मानवाधिकार की स्थिति देश में बेहतर हुई है। और जैसे मैंने 5-7 पॉइंट आपको बताए कि जैसे मेंटल एसाइलम, पागल खाना, वहाँ पर जो दुरावस्था था उसको दूर करने का उनके द्वारा प्रयास किया गया, उनके कार्यदल उन्होंने भेजे, पहले उसको देखने सुनने वाला कोई नहीं था। जेलों की जो दुरावस्था थी उसको दुरुस्त करने में उनकी अहम भूमिका है। पुलिस के द्वारा जो ताबड़तोड़ फेक इनकाउंटर कर दिए जाते थे बिना डर भर के, अब मानवाधिकार का डर पुलिस को भी होने लगा है। तो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ में पहले वो धड़ल्ले से फर्जी इनकाउंटर कर देते थे भिंड मुरैना वगैरह में, अब वो से बचते हैं, क्योंकि पता है कि हमारी जांच बैठ जाएगी और उस जांच में हमारा 10 साल चला जाएगा, मेरा कैरियर का बंटाधार हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें जो है वो आपको पॉजिटिव साइड लिखना है। आपको आलोचना जरूर करना है, लेकिन आलोचना के साथ साथ आपको पॉजिटिव साइड भी लेना है।